साल 2014 का वो दौर याद कीजिए जब महाराष्ट्र की राजनीति का मतलब सिर्फ कुछ खास परिवारों और चेहरों के इर्द गिर्द घूमना माना जाता था। मराठा बहुल राजनीति के उस दौर में नागपुर की गलियों से निकला एक 44 साल का युवा नेता अचानक देश के सबसे अमीर राज्य की कमान संभाल लेता है। नाम था देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। एक ऐसा चेहरा जिसने ना सिर्फ महाराष्ट्र में बीजेपी को एक मजबूत पहचान दी बल्कि खुद को सूबे की सियासत का सबसे बड़ा चाणक्य साबित कर दिया। आज हम बात करेंगे इसी राजनीतिक दबदबे की जिसने अपनों को ताकत दी और विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। अगर हम फडणवीस के आने से पहले के महाराष्ट्र पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद धुंधली और निराशाजनक लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्कई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, साल 2014 से पहले के वो 15 साल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन राज के थे। वो एक ऐसा दौर था जब महाराष्ट्र विकास के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े घोटालों के लिए चर्चा में रहता था। 70,000 करोड़ का वो सिंचाई घोटाला कौन आखिर भूल जाएगा, जिसने राज्य के किसानों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया था। बांध तो बने लेकिन पानी कभी खेतों तक पहुंचा ही नहीं। कारगिल के शहीदों के नाम पर बनी आदर्श सोसाइटी में नेताओं और अफसरों ने मलाई काटी। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइलों में दबे घुले रह गए और मेट्रो की लाइनें सिर्फ कागजों में ही दौड़ रही थी। विदर्भ और मराठावाड़ा में हर दिन किसान आत्महत्या कर रहे थे और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ कमेटियां बनाने में व्यस्त थे। जो लोग आज विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके राज्य में महाराष्ट्र देश के निवेशकों की पहली पसंद से घिसक कर नीचे जा रहा था। मंत्रालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था और ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा धड़ल्ले से नीचे आ रहा था। जनता इस घुटन से बाहर निकलना चाहती थी। फिर अक्टूबर 2014 में एक बड़े राजनीतिक शंखनाद हुआ। नरेंद्र मोदी के विजन और अमित शाह के भरोसे पर खरे उतरते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। यह अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके पास न सिर्फ प्रशासनिक क्षमता थी बल्कि अपनी सरकार और सहयोगियों को नियंत्रण में रखने का एक जबरदस्त हुनर भी था। सत्ता संभालते ही उन्होंने काम की रफ्तार को अपना मूल्य मंत्र बना लिया। उन्होंने वो काम कर दिखाया जो पिछले 3 दशकों में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था नागपुर से मुंबई को जोड़ने वाला 701 किलोमीटर का समृद्ध महामार्ग। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के बेहद जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा दिया और महाराष्ट्र को एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे दे दिया। जो मुंबई मेट्रो कांग्रेस और एनसीपी के राज में कछुए की गति से चल रही थी, फडणवीस ने मुंबई और उसके उपनगरों में 300 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो जाल बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू करवाया। जल संरक्षण के क्षेत्र में उनकी जलायुक्त शिविर का आयोजन भी जमीन पर बड़ा बदलाव कर दिखाया, जिससे हजारों गांवों को टैंकर मुक्त बना दिया गया। उनके कार्यकाल में मेक इन महाराष्ट्र अभियान के जरिए देश विदेश से अरबों रुपए का निवेश राज्य में आया और महाराष्ट्र विदेशी निवेश के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन रहा है। सालों से लंबित मराठा आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे को उन्होंने बेहद समझदारी से संभाला। विधानसभा में कानून पास कराया और बॉम्बे हाई कोर्ट में उस कानूनी रूप से टिकने योग्य भी बना करके पेश किया। बीजेपी के लिए फडणवीस आखिर कितने महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके आने से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की छोटे भाई की भूमिका में थी। फडणवीस ने इसे समीकरण को हमेशा के लिए उलट दिया। उनके नेतृत्व में बीजेपी न सिर्फ 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव जीते बल्कि स्थानीय निकाय, जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनावों में भी एक छत्र राज्य कायम कर लिया। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को शिवसेना के बराबर ला खड़ा करना उनकी संगठनात्मक ताकत का नतीजा था। उन्होंने गैर मराठा वोटों को एकजुट किया और साथ ही मराठा समाज के एक बड़े वर्ग का विश्वास भी जीत लिया, जिससे बीजेपी एक सर्वसमावेशी पार्टी बन गई। साल 2019 में जब पीठ में छुरा घोंप करके महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई गई तो विरोधियों ने सोचा था कि फडणवीस का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया। विधानसभा में फडणवीस ने गरजते हुए कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा। तब विरोधियों ने इस बयान का बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन
उन्हें नहीं पता था कि फडणवीस जब शांत बैठे हैं तो वो किसी बड़े राजनीतिक सुनामी की तैयारी कर रहे होते हैं। 2.5 साल के उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान महाराष्ट्र का विकास ठप हो गया था और सचिन वांझे कांड, वसूली कांड जैसे मामले ने राज्य को शर्मसार कर दिया था। तब विपक्ष के नेता के तौर पर फडणवीस ने अकेले दम पर अघाड़ी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। उन्होंने विधानसभा में सबूतों की ऐसी झड़ी लगाई कि तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद जून 2022 में उन्होंने वो बिसात बिछाई कि शिवसेना दो फाड़ हो गई और उद्धव ठाकरे देखते रह गए। इतना ही नहीं, जो शरद पवार खुद को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते थे, फडणवीस ने उनके कुनबे को भी तोड़ करके अजीत पवार को अपने पाले में कर लिया। आज जब लोग उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर देखते हैं तो कईयों को लगता है कि ये उनका डिमोशन है, लेकिन राजनीति में पद मायने नहीं रखता, राजनीति में कद मायने रखता है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे भारी भरकम विभागों को संभालते हुए सरकार की हर बड़ी नीति पर आज भी फडणवीस की छाप साफ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के उन्होंने उन सभी प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू कर दिया जिन्हें उद्धव सरकार ने अहंकार में आकर के रोक दिया था। देवेंद्र फडणवीस आज केवल एक राजनेता नहीं है, वो महाराष्ट्र में विकास का पर्याय और विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विरोधी चाहे जितने चक्रव्यूह रच ले, इस चाणक्य के पास हर चक्रव्यूह को भेदने का एक मंत्र हमेशा तैयार रहता है। तो दोस्तों, आप आखिर महाराष्ट्र के इस सीएम को कैसे देखते हैं और इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बात कही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।